नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक दल के विधायकों ने हिंदी भाषा के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उनका कहना था कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्रीय लोक दल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हिंदी विरोध के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब तक चुप क्यों हैं? क्या इंडिया गठबंधन के नेता इस मुद्दे पर असमंजस में हैं? क्या वे डीएमके की विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं? बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर हिंदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को खत्म कर दिया? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी भाषाएं अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। यूपी और बिहार कभी भी हिंदी का गढ़ नहीं थे। डीएमके का कहना है कि हिंदी थोपने की नीति स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व को खतरे में डाल रही है। डीएमके का कहना है कि हिंदी थोपने की नीति स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व को खत्म कर रही है। तमिलनाडु सरकार इसे लेकर केंद्र के खिलाफ मुखर हो चुकी है। तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच यह विवाद अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच सीधे टकराहट का कारण बन चुका है। डीएमके हिंदी को राज्य पर जबरन थोपने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। यूपी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई। राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने हिंदी विरोध को लेकर सपा और कांग्रेस से जवाब मांगा। विवाद इतना बढ़ गया कि विधान परिषद की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बिजली बिल गड़बड़ी को लेकर भी हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के राजेंद्र प्रसाद चौधरी और फहीम इरफान ने बिजली बिल में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। सपा विधायकों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर गलत बिल तैयार किए जाते हैं और जब लोग इसे ठीक करवाने जाते हैं तो उनसे रिश्वत दी जाती है। इस पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि जहां से भी शिकायत मिलती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। अब तक 3400 भ्रष्ट कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है और 28 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सपा विधायकों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जो रिश्वत देते हैं उसे जल्दी बिजली कनेक्शन मिल जाता है, लेकिन जो सुविधा शुल्क नहीं देता वह दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। इस पर ऊर्जा मंत्री ने सफाई दी कि बिजली बिल की गड़बड़ी महज लिपकीय त्रुटि थी, जिसे ठीक कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मंत्री ए.के. शर्मा ने दावा किया कि सपा सरकार के दौरान 12 से 14,000 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी, जबकि भाजपा सरकार ने 30,618 मेगावाट तक बिजली पहुंचाई है। महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को इससे कोई नुकसान नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद सफाई अभियान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने सीएम योगी की एक तस्वीर शेयर करते हुए सवाल पूछा कि पहले तो कह रहे थे कि गंदगी है ही नहीं, अब ये कूड़ा करकट कहां से आया? अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका को निभाते हुए सरकार की कमियों को उजागर किया। यदि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जी सवालों पर समय से रहते कार्रवाई करते तो भगदड़ न होती। सरकारी पैसे से झूठे प्रचार के द्वारा भाजपा और मुख्यमंत्री जी अपना चाहे जितना गुणगान कर लें, साधु संत, धर्माचार्य और जनता ने जो अव्यवस्था देखी उसे वे ही जानते हैं। अखिलेश यादव ने सिर्फ कुंभ पर ही नहीं बल्कि शेयर मार्केट में गिरावट को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट हो गई उतना ही शेयर मार्केट में भी। सरकार तुरंत बाजार को बचाने के उपाय ढूंढे, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि वो पूरी तरह असफल हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन के साथ भारत दौरे पर हैं और इसी क्रम में वह रविवार को बिजनौर के एग्रिस्टो मासा कंपनी की फैक्ट्री का दौरा करेंगी। इस डेलीगेशन में बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री
रक्षा मंत्री और विदेशी व्यापार से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस हाई प्रोफाइल विजिट के लिए फैक्ट्री परिसर में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर से राजकुमारी और उनका अमला उतरेगा, जबकि बाकी विदेशी मेहमान बस से आएंगे। कुल मिलाकर करीब 70 विदेशी मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर त्रिस्तरीय सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन ने बताया कि 6 एएसपी, 15 सीओ, 25 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा और 550 सिपाही तैनात किए जाएंगे। इस वीवीआईपी दौरे को ध्यान में रखते हुए बिजनौर चांदपुर वाया गंज मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद को लेकर न्यायिक जांच आयोग की कार्यवाही जारी है। 24 नवंबर 2024 को हुए बवाल की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने शुक्रवार को एडीएम प्रदीप कुमार वर्मा, डॉक्टर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जिला अस्पताल कर्मचारियों समेत 29 लोगों के बयान दर्ज किए। गुरुवार को शुरू हुई यह प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शाम 5:15 तक चली। आयोग ने बवाल में घायल लोगों और पुलिसकर्मियों की जानकारी भी लिखित रूप में दर्ज की। शनिवार को डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। इस 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा कर रहे हैं, जबकि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व डीजीपी एके जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद इसमें सदस्य हैं। बता दें कि 24 नवंबर को हुए बवाल में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए थे। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग, आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी, इसलिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। इस जांच प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन ने संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है। अगर आपने भी इस परीक्षा में भाग लिया था तो अब रिजल्ट चेक करने का समय आ गया है। सभी उम्मीदवार अपना परिणाम यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 15,066 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। बता दें कि इस साल यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2024 को किया गया था। परीक्षा में कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 4,84,470 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पहले सत्र की परीक्षा में 2,43,111 और दूसरे सत्र में 2,41,359 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। अब 947 रिक्तियों के लिए कुल 15,000 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप इस परीक्षा का हिस्सा थे तो अपना रोल नंबर और डिटेल तुरंत वेबसाइट पर जाकर चेक करें। आयोग ने कहा है कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम और आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही घोषित की जाएगी। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, जिसे उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। योगी सरकार 28,000 गांवों को बस नेटवर्क से जोड़ने के लिए 1540 नए रूट बना रही है। सरकार ने अब तक 6,638 नई बसें खरीदी हैं, जिनमें से 3,000 बसें प्रयागराज महाकुंभ के लिए खरीदी गई थी। अब इन्हें ग्रामीण परिवहन सेवा में इस्तेमाल किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने विधानसभा में बताया कि जिन गांवों को अभी तक बस सेवा नहीं मिली है, उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत जल्द जोड़ा जाएगा। इसके लिए डीजल और इलेक्ट्रॉनिक बसों की नई खेप भी आने वाली है। सरकार का दावा है कि अब प्रदेश में डग्गा मार बसें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और जो निजी बसें चल रही हैं वे नेशनल परमिट के तहत ही संचालित हो रही हैं। अगर कोई बस संचालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन नई बसों से ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रियों को लंबी दूरी तय करने में सुविधा होगी। यूपी में हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बार योगी सरकार ने इसे रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदियों का ड्रोन सर्वे कर उनकी स्थिति का पूरा अध्ययन किया जाए। जहां नदी उथली हो या सिल्ट जमा हो वहां ड्रेजिंग कराई जाए। ड्रोन सर्वे से नदियों की गहराई और बहाव का सही आकलन करने में मदद मिलेगी। जहां सिल्ट ज्यादा जमा है वहां ड्रेजिंग कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर नए तटबंध बनाए जाएंगे, नदियों को चैनलाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि यदि ड्रेजिंग से समाधान नहीं निकलता तो ही तटबंध या अन्य कटान निरोधी उपाय किए जाएंगे।
बता दें कि बाढ़ की दृष्टि से यूपी में 24 जिले अति संवेदनशील और 13 जिले संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि हल्की गर्मी बनी रही, लेकिन बादलों के कारण उमस भी महसूस हुई। अब बात करते हैं आखिर उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी संभावना है। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 28 जनवरी से 1 मार्च के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। किसानों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि फसलें प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इससे तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी अगले कुछ दिन मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। 1 से 3 मार्च के बीच गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि खबर मिले सबसे पहले। नमस्कार।